नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे पीडीएस में रिफॉर्म्स से संबंधित। दूसरा आर्टिकल नेशनल इन्वायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी इस्टाब्लिश करने से संबंधित आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल बॉर्डर पर पीस से संबंधित। देखो, आप सबके आशीर्वाद से फीलिंग गुड टुडे और इसके लिए आपको नो थैंक यू। फैमिली में कोई थैंक यू नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक्स की। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आप क्या समझते हो। देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये इंडिया का फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। इस सिस्टम में सरकार के द्वारा गरीब लोगों को या फिर यूं कहें स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं उनको सस्ते दामों में अनाज दिया जाता है, सस्ते दामों में फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे 1 रुपये किलो राइस, 2 रुपये किलो वीट, ताकि भूखमरी कम से कम हमारे देश में पूरी तरह से ख़त्म की जा सके। राइट टू फूड का जो अधिकार है उसे सभी लोग अवेल कर सकें, ये सोच रखकर सरकार ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की थी। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ये सारे ऑपरेशंस चलाती हैं, जैसे फूड ग्रेन को प्रोक्योर करना, फिर उसके बाद इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को फूड ग्रेन एलोकेट करना। यहाँ तक सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। और एक बार देखो फूड ग्रेन पहुँच गया विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, तो फिर जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स की। स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको राशन कार्ड इशू करना, और फेयर प्राइस शॉप्स जहाँ पे जाकर बेनिफिशरीज अनाज का लाभ लेते हैं, अनाज लेते हैं, उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है। अगर मैं आपको यहाँ पे छोटे से प्रोसेस के थ्रू बताऊँ, सबसे पहले देखो, किसान फूड ग्रेन पैदा करते हैं, उसको एफसीआई के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है, गोदाम्स में, वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद यहीं से फूड ग्रेन्स को विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स तक, विभिन्न स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो विभिन्न स्टेट्स में अनाज पहुंच गया जो एलोकेट हुआ है, यहाँ तक जिम्मेदारी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और एक बार पहुंच गया स्टेट के पास में अनाज, वहाँ से जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट एलिजिबल फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको राशन कार्ड देते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स जहाँ पे जाके बेनिफिशरीज अनाज लेते हैं उनका सुपरविजन, ये सब काम आता है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। तो ये हमने थोड़ा सा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेसिक्स के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं इशू क्या है। देखो, हमारे देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, 2013 में आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और देश में 67% जो पॉपुलेशन है वो लाभ लेती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। अभी इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था ना, इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फूड सब्सिडी बिल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। 2016-17 से लेके 2019-20 के बीच फूड सब्सिडी बिल कितना था सेंट्रल गवर्नमेंट का, 1.65 लाख करोड़ से लेके 2.2 लाख करोड़ के बीच इतना फूड सब्सिडी बिल था 2016-17 से लेके 2019-20 के बीच। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ी सी कलाकारी दिखा देती है। मतलब जितना फूड सब्सिडी दी जाती है, बजट में प्रोविजन कम किया जाता है। जैसे 2 लाख करोड़ की फूड सब्सिडी चाहिए इस बार इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जांपल के तौर पे क्या करेगी, 1 लाख करोड़ का प्रोविजन तो बजट से कर देगी और बाकी एफसीआई को बोल देगी कि आप 1 लाख करोड़ का लोन ले लीजिए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। अब ये लोन बाद में चुकाना भी तो पड़ेगा ना एफसीआई को। एक बार तो आपने आंकड़ों की कलाकारी कर ली स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए कि हाँ हमारा बजट अच्छा है, आपने 1 लाख करोड़ का प्रोविजन खुद से किया बजट में और 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा
बजटरी एलोकेशन आपने किया, बोला कि आप यहाँ से यानी नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग फंड से लोन ले लीजिए, ऐसा एफसीआई को बोल दिया गया ताकि बजट की फिगर्स अच्छी लगें। लेकिन ये लोन बाद में देना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए फ्यूचर में टोटल जो सब्सिडी बिल है वो 2.5 लाख करोड़ आ सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। जब देखो पिछले साल कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा पूरे देश में, तो उस समय सरकार ने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू एलोकेशन होता है बेनिफिशरीज को, वो और भी इंक्रीज कर दिया, और इससे पिछले साल फूड सब्सिडी बिल टोटल 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आया। नेक्स्ट इश्यू आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो एक प्राइस होता है सेंट्रल इशू प्राइस। जैसा हमने डिस्कस किया कि किसानों से फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर किया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ये फूड ग्रेन एलोकेट करती है विभिन्न स्टेट्स को। अब फ्री में तो देती नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट विभिन्न स्टेट्स को ये फूड ग्रेन, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट से पैसे लिए जाते हैं। अब देखो ये सेंट्रल इशू प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फूड ग्रेन बेचती है, समझ गए। अभी फिलहाल सेंट्रल इशू प्राइस कितना है, 2 रुपये पर किलोग्राम वीट के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 1 किलोग्राम वीट के लिए 2 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से लेती है। और राइस के लिए ये प्राइस है 3 रुपये पर किलोग्राम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट राइस के लिए 3 रुपये पर किलोग्राम स्टेट गवर्नमेंट से लेती है। ये प्राइस होता है सेंट्रल इशू प्राइस। जब से देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है, तब से ये सेंट्रल इशू प्राइस चेंज नहीं हुआ है। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था और तब से लेके अभी तक ये सेंट्रल इशू प्राइस सेम है, जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बोला गया था कि हर 3 साल बाद ये सेंट्रल इशू प्राइस जो है वो चेंज होगा, लेकिन अभी तक चेंज हुआ नहीं है। ये भी एक रीज़न है कि फूड सब्सिडी का जो बिल है सरकार का वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब आपके मन में एक चीज़ ये आई होगी कि अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेंट्रल इशू प्राइस को इंक्रीज कर देती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को ये फूड ग्रेन महंगा पड़ेगा। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो देखो सब्सिडी का थोड़ा ज़्यादा भार सह ले, मतलब थोड़ा बर्डन ज़्यादा आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट्स उस ज़्यादा बर्डन को सहन कर ले, या फिर दूसरा ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये हो सकता है कि जिस रेट पे वो बेनिफिशरीज को अनाज बेचते हैं, जैसे 1 रुपये किलोग्राम वीट, 2 किलोग्राम राइस, इस प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे बेनिफिशरीज के लिए, ताकि बर्डन डायरेक्टली बेनिफिशरीज को ट्रांसमिट हो जाए। 2 ऑप्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। तो आप बताइए स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ये ऑप्शन सही है कि बेनिफिशरीज के लिए थोड़ा सा रेट जो है फूड ग्रेन्स का इंक्रीज कर दिया जाए? पहले मान लीजिए 1 रुपये राइस मिलता है तो इसे 2 रुपये कर दिया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये है कि ना बेनिफिशरीज के लिए प्राइस ना इंक्रीज किया जाए और थोड़ा जो ज़्यादा बर्डन आ रहा है सब्सिडी का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल इशू प्राइस इंक्रीज करने से उसे खुद ही सहन कर लिया जाए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया। स्टेट गवर्नमेंट्स ने मना कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, भैया आप ये प्राइस वगैरह इंक्रीज मत कीजिए, हमारे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, अरे आप बेनिफिशरीज के लिए थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर दो ना, फेयर प्राइस शॉप्स पे जिस प्राइस पे बेनिफिशरीज को अनाज मिलता है आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। जैसे देखो कुछ स्टेट्स में, कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल में प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को और अंत्योदय अन्ना योजना के तहत जो बेनिफिशरीज हैं उनको बिल्कुल फ्री फूड ग्रेन मिलता है। उड़ीसा में दोनों कैटेगरीज के लोगों को 1 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से अनाज मिलता है। बिहार में 3 रुपये पर किलोग्राम राइस और 2 रुपये पर किलोग्राम वीट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और कई स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु सॉरी, यहाँ पे तो देखो सभी जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ये फूड ग्रेन। तो ये तो हमने प्राइस वेरिएशन की बात की। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स देखो ये है, आपको भी पता है, एक चीज़ जो सरकार फ्री में देना स्टार्ट करती है या फिर कम पैसों में देना स्टार्ट करती है ना, फिर सरकार उसे इंक्रीज नहीं कर सकती पॉपुलिज्म के कारण, लोक लुभावनवाद के कारण।
जैसे बुढ़ापा पेंशन है, कुछ और कैटेगरी के लोगों के लिए पेंशन है, क्या कभी आपने देखा है वो पेंशन कम हुई हो? जरूरी है, हम मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं जा रहे हैं, पेंशन जरूरी है, लेकिन कम नहीं कर सकते आप। एक बार जो चीज़ आपने देना स्टार्ट कर दिया फ्री में या फिर कम दाम में, फिर उसे डेमोक्रेसी होने के कारण, राजनीति इतनी ज़्यादा इंटेंस है हमारे देश में, फिर उस प्राइस को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अब स्टेट गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज कर दे तो जनता को कैसे समझाएगी? क्या ये लेक्चर दिखाएगी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखो भाई सेंट्रल इशू प्राइस ये होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है, फूड सब्सिडी इतनी है, जनता ये सब चीज़ें कैसे समझेगी? तो आसान रास्ता ये है कि आप ऐसा कोई काम करो ही ना जिससे खराब परिसेप्शन जाए जनता में, आपको वोट कम मिले। 1967 में तमिलनाडु में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। उस समय 1 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से, और तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में 1983 के पोल्स में ये वादा किया था कि हम 2 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से फूड ग्रेन देंगे। आज देखो उस बात को 50 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन प्राइस अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तब हमारे देश में गरीबी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी, और आज के समय में हमारे देश में गरीबी काफ़ी कम हुई है। रंगाराजन कमेटी ने 2014 में ये एस्टिमेट लगाया था कि देश की 29.5% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे आती है, और 1967 में तो गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी। अब लास्ट में सजेशंस की बात करते हैं। राइटर कहते हैं, देखो जनवरी 2015 में शांताकुमारन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें कहा गया था कि अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बेनिफिशरीज की संख्या है देश की 67% पॉपुलेशन। इसे आप कम कर दीजिए, बेनिफिशरीज की संख्या कम कर दीजिए आप। 67% पॉपुलेशन के बजाय 40% पॉपुलेशन को इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ मिलना चाहिए। और जैसे देखो वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी एलपीजी सब्सिडी को छोड़ दें, इसके लिए एक कैंपेन चलाया गया था, गिव इट अप कैंपेन। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस सब्सिडी को छोड़ दिया होगा। तो उसी प्रकार से ऐसी ही सब्सिडी चलाई जाए, ऐसी ही स्कीम चलाई जाए, ऐसा ही कैंपेन लॉन्च किया जाए कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सब्सिडी को छोड़ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग इस स्कीम का लाभ उठा सके। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अगर लाभ उठाते हैं तो मतलब सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसका सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। इवन देखो अभी ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल सकती है इंसेंटिवाइज करके या फिर किसी और तरीके से कि भैया आप बेनिफिशरीज की संख्या को कम कीजिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको इस स्कीम का लाभ आप मत दीजिए। और इसके अलावा देखो राइटर एक सजेशन ये भी देते हैं कि आप स्लैब सिस्टम लेके आओ ना। स्लैब सिस्टम मतलब जो ज़्यादा गरीब हैं उनको बेशक आप फ्री में दे दो, लेकिन जो गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर आते हैं उनसे आप थोड़ा ज़्यादा पैसा वसूल लो। ऐसा स्लैब सिस्टम आप ला सकते हो कि जिसको जो जितना गरीब है उसको उसी हिसाब से अनाज मिले यूनिफॉर्मली। जैसे तमिलनाडु में है सबको ही सस्ता अनाज मिलता है, तो इसका नुकसान ही होता है, इसका फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आपको स्लैब बनानी चाहिए, और विभिन्न स्लैब्स में जो प्राइसेस हैं वो आप तय कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में कंसल्ट करें और किस स्लैब के बेनिफिशरीज को किस रेट पर फूड ग्रेन मिले ये डिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा देखो पीडीएस सिस्टम में और भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। जैसे पूरे जो ऑपरेशंस होते हैं एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए। राशन कार्ड होल्डर्स का जो डेटा है वो पूरी तरह से डिजिटाइज होना चाहिए, ताकि जो गोस्ट बेनिफिशरीज हैं उनको पकड़ा जा सके फर्जी नामों पे जो कईयों ने राशन कार्ड बनवाया हुआ है और जो अनाज लेते हैं। आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है राशन कार्ड का, और फेयर प्राइस शॉप्स पूरी तरह से वहाँ पे ऑपरेशंस ऑटोमेटिक चलने चाहिए। तो ये सारे सजेशंस भी राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिफॉर्म्स से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के कमज़ोर होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो बेसिक्स और बैकग्राउंड की बात पहले करते हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी
प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से पहले ये इवेलुएट करना कि इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ना सिर्फ इन्वायरमेंट पे बल्कि जो कम्युनिटी रहती है, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, कई तरह के इम्पैक्ट्स को असेस किया जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। 2006 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट संबंधित रूल्स आए थे ताकि इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाया जा सके। बट देखो इशू ये है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। पिछले साल सरकार की तरफ से ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स आए, जिसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने कहा ये जो ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स हैं ये तो 2006 के रूल्स को भी और ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि आप 2006 के इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाते, उनकी अच्छी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करते, जबकि 2020 के ड्राफ्ट रूल्स को तो बल्कि सरकार ने और ज़्यादा कमज़ोर बनाया है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर पब्लिक कंसल्टेशन का जो टाइम है वो डिक्रीज कर दिया गया है। सिविल सोसाइटी के लोग जितने समय में रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, उस टाइम को भी कम कर दिया गया है। इस प्रकार की अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेस पे आप कह सकते हो ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स 2020 पहले के अपेक्षाकृत कमज़ोर करने वाले हैं। बट आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि क्या सरकार को इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता? लगता है, सरकार को इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, बट डेवलपमेंट से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। सरकार ये चाहती है कि डेवलपमेंट के रास्ते में ज़्यादा इन्वायरमेंट आना नहीं चाहिए। अगर देखो ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट संबंधित रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो फिर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान कम हो जाएगा अगर ये रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि प्रोजेक्ट्स को आसानी से अप्रूवल मिल जाए और इन्वायरमेंट ज़्यादा रुकावट ना पैदा करे डेवलपमेंट के रास्ते में। अब देखो इसी सिचुएशन को देखते हुए 2011 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट आया था। केस का नाम क्या था? केस का नाम ये है लफार्ज माइनिंग केस। पूरा नाम ऊपर है लेकिन छोटा नाम है लफार्ज माइनिंग केस, जो कि आप आंसर्स में कोट कर सकते हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला था कि भैया आप कोई नेशनल इन्वायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर देते जो कि ग्रीन क्लियरेंस पर फैसला ले। मतलब प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन क्लियरेंस देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, अगर देनी चाहिए तो किन इन्वायरमेंट कंडीशंस के साथ देनी चाहिए, ये सारे फैसले करे नेशनल इन्वायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी। ऐसा सजेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय आरोप ये लग रहे थे कि ग्रीन क्लियरेंस संबंधित डिसीजन अभी सरकार के द्वारा जो लिए जाते हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं लिए जाते, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जैसे आदिवासी, उनके हितों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये भी अच्छे से एसेस नहीं किया जाता कि प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से कितनी इकोसिस्टम सर्विसेज हार्म होंगी। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में। तभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था आप एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी इस्टेब्लिश कर दीजिए जो इंडिपेंडेंट होकर डिसाइड कर सके कि प्रपोज्ड प्रोजेक्ट को ग्रीन क्लियरेंस देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अब देखो इस बात को हो गए 9 साल, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी बॉडी इस्टेब्लिश की नहीं है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2011 के केस में आपके ऑर्डर्स को नहीं माना है। उन्होंने कोई भी नेशनल इन्वायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश नहीं की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंसर दिया, अरे आपने ऑर्डर दिया था, हम तो यूं सोच रहे थे कि आपने सजेशन दिया है कि आप इस प्रकार की बॉडी इस्टेब्लिश कर सकते हो, हमें तो वो सजेशन अच्छा लगा नहीं, इसलिए हमने आपके ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला नहीं भैया आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, ये सजेशन नहीं था। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बारी आई रिप्लाई देने की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला जी हम तो कर दें, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं मानते। अगर हमने ये ऐसी नेशनल इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी बॉडी बना दी ना तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स बोलेंगे कि हमारे अधिकारों को इंक्रोच कर लिया गया है,
हमारी पावर्स को हमसे छीन लिया गया है, इसलिए हम नहीं बना रहे। तो ये पूरी कहानी है। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस इशू पर। आर्टिकल में ये सजेस्ट किया जाता है कि ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि भैया लैंड है लिमिटेड। कोविड-19 की महामारी आई, ये एक प्रकार से एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन का नतीजा है। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो आप आवश्यक रिफॉर्म्स लेके आइए। हमारा फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम हुआ तो फिर इसके बहुत सारे रिपरकशंस भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को हम नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इकोसिस्टम की सर्विसेज को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। इसलिए आप एक वाइट लिस्ट जारी कर दीजिए लैंड की, मतलब एक पूरी लिस्ट बना के पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए कि ये एरिया है जहाँ पे कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा सकती है, तो फिर इंडस्ट्रीज भी वहीं पर लगें। अब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो चलो कोई बात नहीं, फॉरेस्ट एरिया के थोड़ा सा एरिया को डाइवर्ट कर दिया जाए डेवलपमेंट के लिए, और उसके लिए भी वो जो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन एक्ट है कि जितना आपने एरिया लिया है फॉरेस्ट का उतना पैसा आप दो ताकि दूसरी जगह पे फॉरेस्ट क्रिएट किया जा सके, वो लागू हो। अदरवाइज तो एक वाइट लिस्ट जारी कर दो आप लैंड की कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जा सकती है। और अभी जो बैरन लैंड है ना, बंजर भूमि, उसको आप फिर से उपजाऊ बनाने के लिए, यूज करने के लिए प्रयास कीजिए। तो ये सजेशन राइटर के द्वारा दिए जाते हैं इस आर्टिकल में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बॉर्डर इश्यूज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राम माधव के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। राम माधव बीजेपी नेता हैं, तो जाहिर तौर पे सरकार की तारीफ वो करेंगे इस आर्टिकल में। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, आर्टिकल में पहले चाइना बॉर्डर पर पीस की बात की जाती है। कहा जाता है कि 2014 से पहले क्या होता था, जब भी चाइना की ट्रूप्स इंडियन साइड में आगे आ जाती थी तो सरकार डिप्लोमेसी के माध्यम से इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करती थी। इवन ऐसी भी खबरें हैं कि 2013 में चाइना के साथ बॉर्डर पर पीस करने के लिए कुछ मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय इंडियन ट्रूप्स चाइना की ट्रूप्स से ज़्यादा उलझना नहीं चाहती थी, फेस ऑफ को अवॉइड करना चाहती थी। ऐसे हम पीस मेंटेन कर रहे थे 2014 से पहले, राइटर का मानना है। लेकिन 2014 के बाद सिचुएशन बदल गई। 2014 के बाद क्या हुआ? डोकलाम विवाद हुआ। डोकलाम विवाद चला 72 दिनों तक। इंडिया ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर लिया। कन्फ्लिक्ट के लिए इंडिया तैयार था। इससे चाइना को अपने इक्विपमेंट को विड्रॉ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चाइना वहां पे डोकलाम में एक सड़क का निर्माण कर रहा था। तो जब इंडिया ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया, चाइना अपने मशीन वगैरह लेकर पीछे चला गया डिस्प्यूटेड एरिया से। बात करें लद्दाख डिस्प्यूट की, यह डिस्प्यूट 10 महीनों तक चला। 10 महीनों तक शुरुआत में चाइना ने इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए अपने ट्रूप्स की संख्या को बॉर्डर पर इंक्रीज कर दिया। इंडिया ने भी जितनी संख्या में चाइना की ट्रूप्स थी, सेम उतनी ही संख्या में अपनी ट्रूप्स को भी डिप्लॉय कर दिया बॉर्डर पर। इंडिया ने सिग्नल दे दिया साफ तौर पर, भैया हम झुकने के लिए तैयार नहीं है, लड़ाई करनी है तो आप कर लो। आखिरकार 10 महीनों तक ये बातचीत चलती रही मिलिट्री कमांडर्स के बीच, विदेश मंत्रियों के बीच भी बातचीत हुई। 10 महीनों के बाद पेंगोंग सो लेक रीजन में डिसएंगेजमेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ। हालांकि देखो, अभी भी जो दिप्सांग प्लेन्स हैं या फिर हॉट स्प्रिंग संबंधित पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं, वहां पर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। तो राइटर कहते हैं ये इंडिया की नई पॉलिसी का नतीजा है कि चाइना को दूसरी बार अपने फोर्सेस को पीछे ले जाना पड़ा। इंडिया की नई पॉलिसी क्या है? ग्राउंड लेवल पर ट्रूप्स को मोबिलाइज करना, किसी भी प्रेशर के तले झुकना ना, और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को अपनाना। समझ गए? मतलब ग्राउंड पे आप स्ट्रोंग पोस्चरिंग करो, स्ट्रोंग स्टैंड लो कि अगर आपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है तो हमने भी किया है, हो जाए दो हाथ, हम तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीस इंश्योर करने के लिए लीडरशिप लेवल पे जो बातचीत है वो करना प्रोएक्टिवली। तो ये इंडिया की नई अप्रोच है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। हाल ही में
22 फरवरी को दोनों देशों के डीजीएमओज यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को रिवाइव करने से संबंधित एग्रीमेंट साइन किया। 2020 में देखो 5000 से ज़्यादा बार सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन हुआ था और पाकिस्तान की तरफ से ये एग्रीमेंट साइन करना इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान भी फिलहाल प्रेशर में है। देखो वैसे तो पाकिस्तान ने यूं कहा था, मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, जब तक कश्मीर में अगस्त 2019 से पहले की सिचुएशन रिस्टोर नहीं की जाती है हम इंडिया के साथ किसी प्रकार से एंगेज नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के साथ एंगेज किया। वैसे देखो इस प्रकार का एग्रीमेंट दोनों देशों के डीजीएमओज के बीच 2018 में भी साइन हुआ था, बट पाकिस्तान ने वायलेट किया इस एग्रीमेंट का, पुलवामा अटैक भी हुआ। लेकिन अभी इस एग्रीमेंट को लेके यानी बॉर्डर पर पीस को लेके पाकिस्तान में भी इंथुजियाज्म है। अभी क्या कंक्लूड किया जा सकता है पाकिस्तान के साथ रिलेशंस की हम बात करें, देखो पाकिस्तान ना अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है। कैसे? कोविड-19 के कारण और उससे भी पहले पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पूरी तरह से चरमराई हुई है। आईएमएफ से जो लोन लिया हुआ है वो पाकिस्तान नहीं चुका पा रहा है। कहने को चाइना दोस्त है, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर चाइना की अपनी नाराजगी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो तलवार है वो अभी भी पाकिस्तान के ऊपर लटक रही है। अब अक्सर ऐसा देखा गया है जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा होता है ना, तो फिर पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि इशू जो है ना पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाए इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर। मतलब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान आतंकवाद को ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है। आतंकवाद ज़्यादा होगा तो इंडिया भी उसका जवाब देगा, जैसा उरी हमले के बाद हुआ था, पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करके हुआ था। और ऐसी सिचुएशन में रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। और ऐसा पाकिस्तान करता है काफ़ी बार। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है इशू से, तो जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। वैसे जब देखो बाइडन यूएसए के राष्ट्रपति बने तो पाकिस्तान को उम्मीद ये थी कि ट्रंप जो कि इंडिया के ज़्यादा क्लोज थे, उसके विपरीत बाइडन जो है वो पाकिस्तान का ज़्यादा समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पर भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई बाइडन प्रशासन के द्वारा। और कई और सिग्नल्स, जैसे कि देखो बाइडन प्रशासन की जो पॉलिसी है चाइना के अगेंस्ट ढीली नहीं पड़ने वाली है। मतलब ट्रंप जो सख्त थे चाइना के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है कि बाइडन लिबरल हो जाएंगे चाइना के अगेंस्ट। चाइना को रोकने की कोशिश बाइडन भी करेंगे। और अगर देखो चाइना को रोकना है तो इसके लिए यूएसए को इंडिया का साथ चाहिए। तो सिग्नल ये मिलता है कि साउथ एशिया पॉलिसी जो है बाइडन प्रशासन की वो इंडिया सेंटर्ड ही होने वाली है। इंडिया को इग्नोर नहीं करने वाला है बाइडन प्रशासन। जैसे पहले ये भी कहा जा रहा था कश्मीर इशू को लेके, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का इल्ज़ाम लगा सकता है यूएसए बाइडन के कार्यकाल के दौरान इंडिया के ऊपर, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाल ही में जो स्टेटमेंट जारी की गई बाइडन प्रशासन के द्वारा, उसमें कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी को रिस्टोर करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, उसका स्वागत करता है यूएसए। तो ये सब इश्यूज बताते हुए राइटर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। ये एक न्यू इंडिया है, नया भारत है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बॉर्डर पर पीस से संबंधित और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी संबंधित इश्यूज़ के बारे में। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज़ हमने डिटेल से डिस्कस किए। सबसे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया पीडीएस में रिफॉर्म से संबंधित, दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित, तीसरे नंबर पे बॉर्डर पर पीस से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।